ओम प्रकाश। ओम मीणा। तो मेरा नाम है ओम मीणा। और आज हम देखते हैं कि CHSL में PYQ कैसे पूछे हुए हैं या किस टाइप की PYQ पूछे गए हैं। और ये हमारा चैनल है जहाँ पे आप ये सारा कंटेंट देख सकते हो, जहाँ पे CGL के EDMs के करंट अफेयर डाल दिया हूँ मैं। जो CGL के EDMs के 100 क्वेश्चंस के समथिंग डाल दिया हूँ। वो सिर्फ CGL की है, जो कि है 2019 से लेके 2024 तक के। तो आप इनको देख सकते हो कि कौन किस टाइप के CGL वो EDMs आपको कवर करना है। तो आज हम देखते हैं CHSL के कि CHSL में PYQ किस टाइप के पूछे गए इंग्लिश में। इंग्लिश में EDMs के किस टाइप के EDMs पूछे गए हैं। बाकी आप इसके अलावा जो GK के जो PYQ है वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, जहाँ पे GK का एनालिसिस पड़ा हुआ है और करंट अफेयर का एनालिसिस पड़ा हुआ है GK के साथ में। तो ये भी आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। और कौन कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज है इसका एनालिसिस भी करवा रखा हूँ मैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा CHSL की क्वेश्चन है। CHSL PYQ इंग्लिश EDMs। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक ये होगा हमारा पार्ट 1। और इसके आगे हमारे इसमें पार्ट 8 तक होंगे। पार्ट 1 टू पार्ट 8, जो कि इसमें हर पार्ट में 25 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल जो हमारे क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चन होंगे इसके, जो CHSL के लगभग, जो कि वही 19 से 24 तक है। अगर ये PDF आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए अब हमारा जो चैनल है ओमेडू, इसके जो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वहाँ से जाके आप जो ये PDF है ये डाउनलोड कर सकते हो। और अगर इसकी बुक परचेज करना चाहते हो तो जो बुक का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो। तो जो EDM का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बताऊँ तो कि जो हमारा जो वोकेब का जो तरीका है याद करने का वो है रिपीटेशन का। तो हम जब भी कोई क्वेश्चन देखते हैं तो उसको पहले तो उसका मीनिंग देखते हैं, फिर उसको 5 टाइम रिपीट करते हैं किसका, कि उसको याद करने के लिए, क्योंकि जो वोकेब है वो रिपीटेशन से ही याद हो सकती है, बिना रिपीटेशन के याद नहीं होगी। तो 5 टाइम्स तो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ यहाँ पे। जब भी आप नेक्स्ट टाइम रीड करो तो एक वोकेब को आपको 5 से 10 टाइम्स रिवाइज करना है आंख बंद करके उसी टाइम पे। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है ये पूरा सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस में EDM है, उस EDM का में जो आंसर है वो देखना है नीचे वाले ऑप्शंस में से। और इस CHSL का 2024 का क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, जो कि एक साथ 2024 को हुई है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रखा है। द
the realtors of the new venture sold plots like hot cakes. तो जो लाइक हॉट केक्स है, जो रियल जो रियल एस्टेट में काम करने वाले जो बंदे हैं जो प्लॉट्स बेचते हैं, तो वो प्लॉट्स बेच रहे जैसे हॉट हॉट केक्स की तरह। तो जो हॉट लाइक ए हॉट केक्स का मीनिंग है वो है सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स। तो लाइक ए सोल्ड लाइक ए हॉट केक्स का मीनिंग होगा, या लाइक ए हॉट केक्स का मीनिंग होगा सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स। अगर हम इसका 5 टाइम रिपीटेशन देखें तो वो होगा सोल्ड लाइक हॉट केक्स का मीनिंग होगा सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स। तो सोल्ड लाइक हॉट केक्स का मीनिंग होगा सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स। तो सोल्ड लाइक हॉट केक्स का मीनिंग होगा सोल्ड ओ क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स। तो सोल्ड लाइक हॉट केक्स का मीनिंग होगा सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है ब्लैक एंड वाइट। तो जो ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग है वो है कि समथिंग रिटर्न में, कि जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक तो इसका जो स्क्रीन है या जो इसका बैकग्राउंड है, और वाइट ब्लैक वो वाइट तो इसका बैकग्राउंड है, और वाइट से वो ब्लैक से हमने इस पे लिख रखा है जैसे हम कॉपी में लिखते हैं ना वाइट कॉपी पे ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से। तो जो इसका मीनिंग है वो होगा इन राइटिंग। ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग क्या होगा? तो ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग होगा इन राइटिंग। तो ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग होगा इन राइटिंग। तो ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग होगा इन राइटिंग। तो ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग होगा इन राइटिंग। तो ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग होगा इन राइटिंग। तो अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें जो ईडीएम है वो डायरेक्ट ईडीएम दे रखा है, तो हमें उसका आंसर बताना है कि उसका आंसर क्या है। तो जो इसमें ईडीएम है वो है एट वंस फिंगर टिप्स। तो एट वंस फिंगर टिप्स, तो एट वंस फिंगर टिप्स को हम कैसे देखते हैं? जैसे कि मान लो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो हाथों पे कुछ भी चीज़ें जब उनको बार बार रिपीट करवा करवा के जो टेबल्स होते हैं, काउंटिंग होती है, वो उनके नंबर्स पे फिंगर टिप्स से हम उनको याद करा देते हैं कि वो फिंगर टिप्स पे बोल सकते हैं, जिन जो भी टेबल्स आप उनको बुलाना चाहो वो बोल देंगे। या कुछ लोग जो कैलकुलेशन में इतने ज़्यादा स्पीड होती है उन लोगों की प्रैक्टिस से कि वो जो फिंगर टिप्स पे उनका सॉल्यूशन बता सकते हैं बिना पेन एंड कॉपी के। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा टू हैव ए कंप्लीट नॉलेज, कि किसी चीज के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज है कि वो उसकी फिंगर टिप्स पे है कि वो उसको कभी भी वो बता सकता है, कभी भी एक्सप्लेन कर सकता है। तो जो एट वंस फिंगर टिप्स का मीनिंग होगा कंप्लीट नॉलेज। तो एट वंस फिंगर टिप्स का मीनिंग होगा कंप्लीट नॉलेज, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। तो एट वंस फिंगर टिप्स का मीनिंग होगा टू हैव कंप्लीट नॉलेज। टू एट वंस फिंगर टिप्स का मीनिंग होगा टू हैव कंप्लीट नॉलेज। एट वंस फिंगर टिप्स का मीनिंग होगा टू हैव कंप्लीट नॉलेज। तो अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें सेंटेंस दे रखा है, उसमें ईडीएम दे रखा है। तो उस ईडीएम का हमें आंसर बताना है कि उस ईडीएम का जो मीनिंग है वो क्या है। तो तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड्स एडवाइस सो नाउ ही इज इन डीप वाटर। तो यहाँ पे जो ईडीएम है वो है इन डीप वाटर। तो जो ईडीएम है वो है इन डीप वाटर। तो इन डीप वाटर का मीनिंग क्या होगा? तो इन डीप वाटर का मीनिंग, हमारे पास 4 ऑप्शन है, इंटरवल, इन गुड पोजीशन, इन डीप थॉट्स, इन डायलेमा। तो इन गुड पोजीशन तो इसका नहीं होगा, क्योंकि इन डीप वाटर में तो वो खराब सिचुएशन में है कि ज़्यादा गहराई में चला गया तो, या डीप थॉट्स हो सकता है। लेकिन ईडीएम कभी भी डायरेक्ट मीनिंग नहीं देगा, जैसे कि अगर क्वेश्चन में डीप पूछ रखा है तो सॉल्यूशन में डीप नहीं देगा वो। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इन डायलेमा, तो डायलेमा तो जब दो सिचुएशंस के बीच में, उसमें दो सिचुएशंस की बात हो तब हम सोच सकते हैं कि डायलेमा इसका आंसर होगा।
तो जिसका आंसर होगा वो होगा ए, इंटरवल। यानी इन डीप वाटर यानी कि वो बैड कंडीशन में है, या इंटरवल में है, या खराब वो ट्रबल की सिचुएशन में है। तो अब इसका रिपीटेशन देखे तो वो है, इन डीप वाटर का मीनिंग है इंटरवल। 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 कि कोई परेशानी में है या ट्रबल में है, वो है इन डीप वाटर का मीनिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम देखें तो उसमें डायरेक्ट ईडीएम दे रखा है, जो है ब्लोइंग स्मोक। तो जो ब्लोइंग स्मोक है, इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो ब्लोइंग स्मोक है, ये हमारा ईडीएम है। तो जो ब्लोइंग स्मोक है, इसका मीनिंग टू टीज समवन रिलेंटलेसली, ये भी इसका मीनिंग नहीं होगा। टू बर्न समथिंग इम्पोर्टेंट, ये भी इसका मीनिंग नहीं होगा। टू हाइड समथिंग, ये भी इसका मीनिंग नहीं होगा। तो जिसका मीनिंग होगा वो होगा टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स। जैसे ऐसे झूठी बातें बता बता के कोई किसी चीज को बड़ा बना रहा हो, या जो ऐसे ही बिना सही बात हुई कुछ भी बोल रहा हो, जैसे ऐसे धुएं, अगर हिंदी में इसको सोचे तो धुएं उड़ाना, या धुएं की बादल, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, मुहावरा है कि धुएं के बादल बनाना। तो उसके समथिंग के रिलेटेड की ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि धुएं के बादल, ये बादल है लेकिन वो है धुएं के गुब्बारे। तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स। तो ब्लोइंग स्मोक का मीनिंग क्या होगा? ब्लोइंग स्मोक का मीनिंग होगा टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स। टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स। ब्लोइंग स्मोक का मीनिंग होगा टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स। ब्लोइंग स्मोक का मीनिंग होगा टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें पहले तो ये सेंटेंस दे रखा है कि इसमें अंडरलाइन वर्ड है, उसका आंसर निकालना है। अब नीचे सेंटेंस दे रखा है, तो सेंटेंस में हमें पहले तो जो सेंटेंस है इसमें जो ईडीएम है उसका मीनिंग दे रखा है। तो हमें ईडीएम का, इसमें से जो ईडीएम का मीनिंग निकालना है। फिर उसके बाद में हमें देखना है कि उसका जो ईडीएम है वो क्या है। या नीचे वाले ऑप्शंस देख के देख सकते हैं कि नीचे वाले ऑप्शंस में से किस ईडीएम का अर्थ ऊपर सेंटेंस में दे रखा है। तो अगर हम नीचे वाले देखें तो इसमें जो डिसहार्मोनी है, ये हमारे जो ईडीएम का मीनिंग है। तो डिसहार्मोनी का जो मीनिंग है, उसका जो आंसर होगा वो होगा डिसहार्मोनी, रिप्ट इन द ल्यूट। तो जो रिप्ट इन द ल्यूट है, तो जो लिप्ट इन द ल्यूट है, इसका मीनिंग होगा डिसहार्मोनी। तो जो लिप्ट इन द ल्यूट है, इसका मीनिंग होगा डिसहार्मोनी। तो लिप्ट इन द ल्यूट का मीनिंग होगा, रिप्ट इन द ल्यूट का मीनिंग होगा डिसहार्मोनी। डिसहार्मोनी यानी जो ढंग सही तरीके से अरेंज ना हो, या इधर उधर बिखरे हुए हो। तो रिप्ट इन द ल्यूट का मीनिंग होगा डिसहार्मोनी। तो रिप्ट इन द ल्यूट का मीनिंग होगा डिसहार्मोनी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ईडीएम दे रखा है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, कि किसी की कीमत इतनी है कि उसके लिए एक आर्म और एक लेग देना पड़े। तो वो कैसा हो गया? वो हो गया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मीनिंग होगा टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो कॉस्ट ऑफ एन आर्म एंड लेग का मीनिंग होगा टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मीनिंग होगा टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मीनिंग होगा टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मीनिंग होगा टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मीनिंग होगा टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें ईडीएम पूछ रखा है पुट इन माइंड। तो जो पुट इन माइंड का मीनिंग होगा कि हमें किसी चीज़ को याद रखना है, या हम अपने दिमाग में रखना है, इसका मीनिंग ये है। तो ये तो डायरेक्ट आप वैसे फाइंड आउट कर लोगे कि टू
रिमाइंड, यानी किसी चीज को याद रखना। तो पुट इन माइंड का मीनिंग होगा टू रिमाइंड। तो पुट इन माइंड का मीनिंग होगा टू रिमाइंड। तो पुट इन माइंड का मीनिंग होगा टू रिमाइंड। तो पुट इन माइंड का मीनिंग होगा टू रिमाइंड। तो पुट इन माइंड का मीनिंग होगा टू रिमाइंड। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें डायरेक्ट इडियम दे रखा है जो कि है डॉग ईट डॉग। तो डॉग ईट डॉग का मतलब कि जो सेम, ये एक ही सिचुएशन के या जो सेम प्रजाति या सेम तरीके के लोग हैं, वो सेम तरीके के लोगों को डिफीट कर रहे हो, या सेम तरीके के लोगों से उनका कंपटीशन है। तो जो डॉग ईट डॉग्स का मीनिंग होगा रिथलेसली कंपटीशन, यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन। तो डॉग ईट डॉग का मीनिंग होगा रिथलेसली कंपटीशन। तो डॉग ईट डॉग्स का मीनिंग होगा रिथलेसली कॉम्पिटिटिव। तो डॉग ईट डॉग का मीनिंग होगा रिथलेसली कॉम्पिटिटिव। तो डॉग ईट डॉग का मीनिंग होगा रिथलेसली कॉम्पिटिटिव। तो डॉग ईट डॉग का मीनिंग होगा रिथलेसली कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको देखे, तो उसमें जो ईडियम है वो है स्लिप योर माइंड। तो स्लिप योर माइंड का मतलब है कि हमारा दिमाग कहीं से चूक गया हो या स्लिप हो गया हो। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होगा फॉरगेट अबाउट समथिंग। तो स्लिप योर माइंड का मीनिंग होगा फॉरगेट अबाउट समथिंग। तो स्लिप योर माइंड का मीनिंग होगा फॉरगेट अबाउट समथिंग। तो स्लिप योर माइंड का मीनिंग होगा फॉरगेट अबाउट समथिंग। तो स्लिप योर माइंड का मीनिंग होगा फॉरगेट अबाउट समथिंग। तो स्लिप योर माइंड का मीनिंग होगा फॉरगेट अबाउट समथिंग। तो स्लिप योर माइंड का मीनिंग होगा फॉरगेट अबाउट समथिंग। तो अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें क्या है? तो इसमें है जो इडियम है वो है लूज हर्ट। तो जो लूज हर्ट है या लॉस हर्ट है, इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो लॉस हर्ट है इसका मीनिंग होगा जो लॉस हर्ट है इसका मीनिंग होगा टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड। तो लॉस हर्ट का मीनिंग होगा टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड। तो लॉस हर्ट का मीनिंग होगा या लूज हर्ट का मीनिंग होगा टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड। तो जो लूज हर्ट है उसका मीनिंग होगा टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड। तो टू स्टॉप बिलीविंग दैट का मीनिंग होगा वो, टू लॉस हर्ट का मीनिंग होगा टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड। तो अब हम देखते हैं हमारा 12th नंबर का ईडीएम। तो जो 12th नंबर का ईडीएम है वो है आई मेड ए प्रोमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी। यानी मैंने कुछ ऐसा कर लिया कि जो मेरे एबिलिटी से ज़्यादा था, या किसके लिए प्रॉमिस कर दिया कि जो मेरे एबिलिटी से ज़्यादा जितना मैं कर नहीं सकता। तो इससे रिलेटेड जो नीचे ऑप्शंस है उनमें से कौन सा इसका आंसर है? तो हम नीचे से देखते हैं। ब्रंट ए होल इन माई पॉकेट, ये इसका नहीं होगा। बीट माई ब्रेन आउट, ये भी इसका नहीं होगा। बीट द ड्रम भी इसका मीनिंग नहीं होगा। तो बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, तो इसका मतलब है कि जितना मैं चबा नहीं सकता उतना मैंने मुंह में ले लिया या मैंने खा लिया। यानी मैं चबा नहीं सकता उतना मैंने अपने मुंह में ग्रहण कर लिया। तो जो बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू का मतलब है कि इतना ज्यादा मैंने इनटेक कर लिया मुंह में जितना आई कांट च्यू। तो जो आई मेड ए प्रोमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटीज का मीनिंग क्या होगा? ये किसका मीनिंग है? तो बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू इसका मीनिंग होगा। तो बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू का मीनिंग होगा आई मेड ए प्रोमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी। तो बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू का मीनिंग होगा आई मेड ए प्रोमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी। आई मेड ए प्रोमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी, इसका जो इडियम है वो होगा बिट मोर देन आई कुड च्यू। तो बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू का मीनिंग होगा आई मेड ए प्रोमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी।
तो अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें दे रखा है जो ईडीएम है वो है ऑन इट ऑन इट्स लास्ट लेग्स, यानी जो उसकी जो लास्ट एक्शंस है उन पे है कोई बंदा, या खराब जो अपनी खराब सिचुएशन में है। तो जो ऑन इट लास्ट लेग है इसका मीनिंग होगा इन बैड कंडीशन। तो जो ऑन इट लास्ट लास्ट लेग का मीनिंग होगा इन बैड कंडीशन। तो ऑन इट्स लास्ट लेग्स का मीनिंग होगा इन बैड कंडीशन। तो ऑन इट्स लास्ट लेग्स का मीनिंग होगा इन ए बैड कंडीशन। तो ऑन इट्स लास्ट लेग्स का मीनिंग होगा इन ए बैड कंडीशन। तो ऑन इट्स लास्ट लेग्स का मीनिंग होगा इन ए बैड कंडीशन। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दे रखा लास्ट रिजोर्ट, यानी सारे सिचुएशंस में से या सभी एक्शंस में से जो लास्ट काम बचा है वो है, या जो लास्ट बचा वो लास्ट रिजोर्ट है। ये मान सकते हैं कि कोई सीरीज है किसी चीज़ों की, तो उसमें जो लास्ट रिजोर्ट बचा है, जैसे रिजोर्ट की जो सीरीज है उसमें लास्ट रिजोर्ट है। तो जो लास्ट रिजोर्ट है इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो लास्ट रिजोर्ट है इसका अगर मीनिंग निकाले तो वो होगा लास्ट कोर्स ऑफ एक्शंस। तो जो जितनी भी एक्शंस थी उनमें से लास्ट एक्शन बची है या लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन बचा है जो हम कर सकते हैं। तो लास्ट रिजोर्ट का मीनिंग क्या होगा? लास्ट रिजोर्ट का मीनिंग होगा लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो जो लास्ट रिजोर्ट का मीनिंग क्या होगा? लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो लास्ट रिजोर्ट का मीनिंग क्या होगा? लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो लास्ट रिजोर्ट का मीनिंग क्या होगा? लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो लास्ट रिजोर्ट का मीनिंग क्या होगा? लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें इडियम है हैव ए बी इन योर बोनेट। तो हैव ए बी इन योर बोनेट का मीनिंग है कि कोई पहले से वहां पे पहले से कोई बी है या जो मधुमक्खी है वो बोनेट में है पहले से, कि बोनेट में मधुमक्खी है। तो इसका जो आंसर निकालेंगे तो वो निकलेगा बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विथ समवन, यानी कोई पर्सन है या कुछ थिंग्स है जो पहले से ऑक्यूपाइड है, पहले से वहां पे कोई प्रेजेंट है, या कोई बंदा है जो किसी से पहले से ही ऑब्सेस्ड है, यानी उसके वो उसके माइंड में पहले से किसी और के बारे में कुछ थिंग्स है। तो हैव ए बी इन योर बोनेट का मीनिंग होगा बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विथ समवन। हैव ए बी इन योर बोनेट का मीनिंग होगा, तो इनके जो शॉर्ट्स है आप क्लासेस के वो जाके आप जो चैनल है उस पे इनके शॉर्ट्स भी डाल रखा हूँ मैं इमेज के फॉर्म में, अगर किसी को याद करना हो तो जो इमेज के फॉर्म में जो मैं शॉर्ट्स डाल रखा हूँ तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो जो हैव ए बी इन योर बोनेट का जो वो फॉर्मेट है वो इमेज फॉर्म में मैं इसका शॉर्ट्स में डाल रखा हूँ। तो हैव ए बी इन योर बोनेट का मीनिंग होगा बी प्रीऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विथ समवन। तो हैव ए बी इन योर बोनेट का मीनिंग होगा बी प्रीऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विथ समवन। तो हैव ए बी इन योर बोनेट का मीनिंग होगा बी प्रीऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विथ समवन। तो अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो है स्टिक टू वंस गन्स। तो स्टिक टू वंस गन्स का मीनिंग है कि अभी खुद पे भरोसा होना, कि जैसे मान लो मैं वॉर में हूँ और मैं खुद के पास जो हथियार है उन्हीं पे डिपेंड हूँ अभी, यानी मैं दूसरों के वो जो आर्म्स है उन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, कि मुझे अपनी आर्म्स पे भरोसा है। स्टिक टू वंस गन्स का मीनिंग है तो इससे रिलेटेड होगा टू रिमेन फेथफुल टू। तो स्टिक टू वंस गन्स का मीनिंग होगा टू रिमेन फेथफुल टू। तो स्टिक टू वंस गन्स का मीनिंग होगा टू रिमेन फेथफुल टू। तो स्टिक टू वंस गन्स का मीनिंग होगा टू रिमेन फेथफुल टू। स्टिक टू वंस गन्स का मीनिंग होगा टू रिमेन फेथफुल टू। स्टिक टू वंस गन्स का मीनिंग होगा टू रिमेन फेथफुल टू। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है
उसमें भी जो डायरेक्ट ईडीएम दे रखा है जो कि है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। तो बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, तो जो इसका आंसर है कि जो स्लाइस्ड ब्रेड है उससे भी अच्छी या उससे बेस्ट थिंग्स हमें मिल रही है। तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, तो जो इसका मीनिंग होगा वो होगा कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग थिंग्स हमें मिल रही है। तो एक्सट्रीमली गुड एंड इंटरेस्टिंग होगा बेस्ट थिंग्स सिंस स्लाइस्ड ब्रेड से। तो बेस्ट थिंग्स सिंस स्लाइस्ड ब्रेड का मीनिंग होगा एक्सट्रीमली गुड एंड इंटरेस्टिंग। बेस्ट थिंग्स सिंस स्लाइड्स का मीनिंग होगा बेस्ट थिंग्स इन स्लाइड्स का मीनिंग होगा एक्सट्रीमली गुड एंड इंटरेस्टिंग। तो बेस्ट थिंग्स सिंस, तो जो बेस्ट थिंग्स है सिंस स्लाइस ब्रेड का मीनिंग होगा एक्सट्रीमली गुड एंड इंटरेस्टिंग। तो अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें सेंटेंस दे रखा है और जो उसका मीनिंग है वो सेंटेंस का वो ईडीएम का मीनिंग दे रखा है और नीचे ऑप्शंस में ईडीएम दे रखा है। तो अगर हम देखें कि सेंटेंस क्या है तो सेंटेंस डिलीवरिंग दैट फर्नीचर टू द 10th फ्लोर विदाउट द लिफ्ट एंड एन इंक्लाइन इन इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यानी कोई ऐसा काम है कि जो हार्ड है एक तो बहुत ज़्यादा और एक इम्पॉसिबल है, मतलब नॉर्मली पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसका जो ईडीएम है वो होगा लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री। तो एक्सट्रीमली हार्ड जो वर्क है वो होगा लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री। तो जो ईडीएम है लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री, तो जो इसका मीनिंग है वो है इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री का मीनिंग है इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री का मीनिंग है इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री का मीनिंग है इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस के अंदर ईडीएम दे रखा है। तो जो ईडीएम है वो है टू पीस इन ए पॉड। यानी टू पीस या दो चीजें बिल्कुल सेम है वो एक पॉड में है एक बर्तन में है। तो टू पीस इन अ पॉड का मीनिंग होगा विष्णु एंड विघ्नेश आर ऑलवेज लाइक टू पीस इन अ पॉड। यानी वेरी सिमिलर टू ईच अदर है वो इसका मीनिंग होगा टू पीस इन ए पॉड। तो टू पीस इन ए पॉड का मीनिंग क्या होगा वेरी सिमिलर टू ईच अदर। तो टू पीस इन अ पॉड का मीनिंग क्या होगा वेरी सिमिलर टू ईच अदर। टू पीस इन अ पॉड का मीनिंग क्या होगा वेरी सिमिलर टू ईच अदर। तो जो टू पीस इन अ पॉड का है उसका मीनिंग क्या होगा वेरी सिमिलर टू ईच अदर। तो जो टू पीस इन अ पॉड है उसका मीनिंग होगा वेरी सिमिलर टू ईच अदर। तो टू पीस इन अ पॉड का मीनिंग होगा वेरी सिमिलर टू ईच अदर। टू पीस इन अ पॉड का मीनिंग होगा वेरी सिमिलर टू ईच अदर। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो वो क्या है, तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस में ईडीएम दे रखा है, ईडीएम का जो नीचे ऑप्शन है उनमें उसका आंसर दे रखा है। तो जो ईडीएम है वो है रेड लेटर डे।
तो इंडिपेंडेंस डे इज ए कंसिडर्ड एज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो इंडिपेंडेंस डे है ये रेड लेटर डे है। अगर हम इसका ऑप्शन एग्जाम में देखें तो देखेंगे कि ये अनइम्पोर्टेंट डे तो नहीं है, रेगुलर डे भी नहीं है, साल में एक बार आता है। अनइवेंटफुल डे कि जिसमें कोई इवेंट ना हो, ऐसा भी नहीं है। तो जिसका ऑप्शन बचा वो बचा है मेमोरेबल डे। तो जो रेड लेटर डे है इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो रेड लेटर डे इसका मीनिंग होगा मेमोरेबल डे। तो जो रेड लेटर डे है इसका मीनिंग होगा मेमोरेबल डे। तो जो रेड लेटर डे है इसका मीनिंग होगा मेमोरेबल डे। तो जो रेड लेटर डे है इसका मीनिंग होगा मेमोरेबल डे। तो जो रेड लेटर डे है इसका मीनिंग होगा मेमोरेबल डे। तो अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो मैं खा रहा हूँ ये विक्स है, ये जो जुकाम वो खांसी की वजह से ले आऊँ मैं अभी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है इसको हम देखते हैं कि प्रकाश कुड नॉट मेक अप हिज माइंड अबाउट व्हाट टू डू। तो जो नेक्स्ट है उसमें सेंटेंस में इडियम दे रखा है, नीचे ऑप्शंस में उसका आंसर दे रखा है। तो जो सेंटेंस है उसमें प्रकाश कुड नॉट मेक अप हिज माइंड अबाउट व्हाट टू डू विद द प्रोजेक्ट। हाँ, तो जो इसमें मेकअप हिज माइंड है, प्रकाश कुड नॉट मेकअप। हाँ, तो जो प्रकाश है वो जो इसका माइंड नहीं बना पा रहा, अपना माइंड नहीं बना पा रहा, मेकअप हिज माइंड कुड नॉट, यानी कुड नॉट यानी बना नहीं पा रहा या कुछ चीज के लिए एबल नहीं हो पा रहा वो करने के लिए। तो कुड नॉट मेकअप हिज माइंड अबाउट व्हाट टू डू विद द प्रोजेक्ट। तो वो जो प्रकाश है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा इनके बारे में, ये छोड़ नहीं पा रहा तो नहीं होगा इसका। अवॉइड का मीनिंग भी छोड़ना ही होता है। डिसाइड का मतलब होता है कि निर्णय लेना, बाकी थिंक तो होगा नहीं क्योंकि वो सोच तो रहा है लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो जिसका आंसर होगा मेकअप इज माइंड वो होगा डिसाइड। तो जो मेकअप इज माइंड है इसका मीनिंग होगा डिसाइड। तो जो मेकअप इज माइंड है इसका मीनिंग होगा डिसाइड। तो जो मेकअप इज माइंड है इसका मीनिंग होगा डिसाइड। तो जो मेकअप इज माइंड है इसका मीनिंग होगा डिसाइड। तो जो मेकअप इज माइंड है इसका मीनिंग होगा डिसाइड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें सेंटेंस में ईडीएम दे रखा है और इस ईडीएम का ऑप्शंस नीचे आंसर्स में दे रखा है, आंसर नीचे ऑप्शंस में दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका उसको देखे तो वो भैया यू कैन बेस्ट आइडेंटिफाई द फेयर वेदर फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। यानी एडवर्सिटी होती है कि जब आपका समय अच्छा ना हो या बैड टाइम हो, ये समय। हाँ, ये दो ही मीनिंग हो गई इसके। तो जो फेयर वेदर फ्रेंड्स है कि जो ऐसे फ्रेंड्स दो मौसम के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके साथ रहते हैं, या अच्छे मौसम फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब जो अच्छे मौसम के अच्छे टाइम के फ्रेंड्स हैं उनको आप बैड टाइम में देख सकते हो। तो जो ये द फेयर वेदर फ्रेंड्स है इसका मीनिंग होगा फ्रेंड्स ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो जो फेयर वेदर फ्रेंड्स है इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा फ्रेंड्स ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स का मीनिंग क्या होगा? फ्रेंड्स ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स का मीनिंग क्या होगा? फेयर वेदर फ्रेंड्स का मीनिंग होगा फ्रेंड्स ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो कि है 24। तो जो 24 क्वेश्चन है उसमें सेंटेंस दे रखा है, उसमें ईडीएम भी दे रखा है जो अंडरलाइन हो रखा है, जो कि है रेपिंग माई हेड अराउंड इट। तो जो सेंटेंस है उससे भी आधा मीनिंग तो निकल जाता है, जैसे कि आई कांट बिगिन टू टॉक ऑन दिस सिचुएशन राइट नाउ, आई एम स्टिल रेपिंग माई हेड अराउंड इट। यानी कोई सिचुएशन है या उसके बारे में मैं अभी नहीं बोल सकता क्योंकि आई एम स्टिल मैं अभी भी कर रहा हूँ रेपिंग माई हेड अराउंड इट, यानी मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ,
जो माइंड है उसको उसके चारों तरफ लगा के देख रहा हूँ कि समझ में आता है या नहीं आता। तो जो रैपिंग माई हेड अराउंड इट का मीनिंग होगा अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो रैपिंग माई हेड अराउंड इट का मीनिंग होगा अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो रैपिंग माई हेड अराउंड इट का मीनिंग होगा अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो रैपिंग माई हेड्स अराउंड इट का मीनिंग होगा अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो रैपिंग माई हेड्स अराउंड इट का मीनिंग होगा अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो अब देखते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ब्लू। ये बोल्ट फॉर फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग है, ये मान लो कि जो आसमान है वो है ब्लू। तो अगर मान लो कोई बोल्ट आ जाए आसमान से अचानक, तो आप क्या सोचोगे उसके बारे में। तो जो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है, ये है ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग होगा ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग होगा सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग होगा सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो यहीं पे, तो ये जो आंसर्स हैं हमारे सारे इडियम्स के, वो पीछे एक साथ दिए हुए हैं, जहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि कौन से इडियम्स का क्या आंसर है। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26 से 50 क्वेश्चन नंबर तक। और ये कौन से क्वेश्चन है, CHSL, PYQ 2024, स्पेशली फॉर CHSL की क्वेश्चन जो PYQ में पूछे हुए हैं। तो यहीं पे करते हैं हम आज की क्लास को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी पार्ट 2 CHSL पार्ट 2। और कहाँ पे मिलेगी क्लास आपको, जो कि हमारा चैनल है ओम एडू, जो कि ओम तो है मेरा नाम, और एडू है एजुकेशन से, ओम एडू, ये है अपना यूट्यूब चैनल। तो थैंक्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।